Hello everyone. Part 4 of How to Crack GS section for P2+P clerk, labor inspector, senior assistant, पंजाब पुलिस एग्जामिनेशन या फिर पंजाब पटवारी। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई है ज्ञानम अमृतसर की टीम विद अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीएस को लेके डिस्कस करवाए जाएंगे जो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पार्ट 4 आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिकली डिजाइन्ड एंड डेडिकेटेड है टू साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट लास्ट मिनट पे रिवाइज करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है बिकॉज साइंस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके इन एग्जाम्स के लिए बनते हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है इस सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक एक्सट्रैक्टेड। ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपको बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि कौन सा पार्ट जो आप कंज्यूम करते हैं, काफी बार आप उसको ईट करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो एक्चुअली में कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो टर्मरिक, जिसको हल्दी कहा जाता है हिंदी में, हल्दी एक्चुअल में प्लांट का कौन सा पार्ट है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। हल्दी जो है वो एक्चुअल में स्टेम है। एनाटॉमिकली उनकी बात कर रहे हैं कि इनसाइड से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम के प्रकार का स्ट्रक्चर है हल्दी का। तो यहाँ पे आपका आंसर है स्टेम। इसी प्रकार से आपके और क्वेश्चंस भी बनते हैं सिमिलर पैटर्न के ऊपर। वो क्या पूछते हैं आपसे कि कैरेट, रेडिश या बीटरूट आप कंज्यूम करते हैं, एक्चुअल में पार्ट कौन सा है वो प्लांट का, तो इट इज रूट्स। उसी प्रकार से स्पिनिच, कैबेज, लेटुस एक्चुअल में लीव्स हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, सनफ्लावर फ्लावर्स हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्राउंडनट्स फ्रूट्स हैं। राइस, मेज, व्हीट सीड्स हैं। अनियन, टर्मरिक, गार्लिक, टर्मरिक का क्वेश्चन था ये लेटेस्ट जो आपने देखा, स्टेम्स एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं। सैफरॉन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो एक्चुअल में स्टिग्मा आप कंज्यूम करते हैं। स्टिग्मा इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट होता है और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपने सुना होगा। तो स्टिग्मा जो है वो एक्चुअल में सैफरॉन, जो कि जिसे आप केसर कहते हैं हिंदी में। क्लव जो है जिसको आप लौंग कहते हैं, इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इट इज अ फ्लावर बड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस एक ऐसी गैस है जो डेंटिस्ट के द्वारा काफी यूज की जाती है। ये एनेस्थेटिक पर्पस भी रहता है और मसल्स को रिलीज करने का इसका पर्पस भी रहता है। इट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक्चुअल में इज नोन एज लाफिंग गैस और इसका एनेस्थेटिक नेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बनता है। बेकिंग, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज जो हैं जो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो ये आपको टेलीग्राम में या फिर बिलो गिवन लिंक्स में आपको इसका पीडीएफ भी जरूर मिल जाएगा। बेकिंग सोडा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा का, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉस्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा आ जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन इसके अंदर एक वर्जन रहती है इंपॉर्टेंट। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में ड्राई आइस कहा जाता है। तो ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है उसमें, बस वो सॉलिड वर्जन में है। हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस अभी हमने बात की, नाइट्रस ऑक्साइड। कॉमन नेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन उसका कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट। मार्श गैस जो है इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में केमिकली वो मिथेन है, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ऑयल ऑफ विट्रॉल, सल्फ्यूरिक एसिड को एक्चुअल में कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत बार क्वेश्चन आया प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, या फिर इट इज एक्चुअल में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा ही अंतर है, ये सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो थोड़ा सा अंतर है। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, इट इज कैल्शियम ओक्लोराइड, ये भी फॉर्मूला आपको बहुत बार पूछते हैं वो। नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी करेक्टेड बाय इनटेक ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थैल्मिया टाइप ऑफ 2 जो है बीमारियां हो सकती हैं, आंखों के रिलेटेड है। तभी आपको पता होगा कि मोस्टली आईज को करेक्ट करने के लिए काफी बार आपको सजेशन आता है कि आप जो है कैरेट्स कंज्यूम करें, कैरेट्स आर गुड इन विटामिन ए। तो ये कुछ हमने साथ में आपके लिख दिए हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखों की प्रॉब्लम मोस्टली होती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी टाइप ऑफ बीमारी हो सकती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जो कि स्किन की बीमारी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया भी एक बीमारी होती है, वो भी हो सकती है। दोनों बोन्स की हैं, एक बच्चों में होती है, एक अडल्ट्स में होती है। कैल्शियम की कमी से बोन या टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है।
आयोडीन की कमी से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। गॉइटर एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, वो प्रॉब्लम है। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया यानी कि आपका हीमोग्लोबिन आपका कम होना स्टार्ट आपको लगेगा, स्किन जो है येलोइश होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो ये हमारे डिटेल लेक्चर्स में मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को याद करवाया है कि साउंड की मैक्सिमम स्पीड जो रहती है वो सॉलिड्स में है, एंड साउंड की मिनिमम स्पीड या जीरो स्पीड जो है वो वैक्यूम में रहती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड को मटीरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर इट्स प्रोपोगेशन, और वैक्यूम के अंदर कोई मटीरियल मीडियम नहीं होता, इट कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स ड्यू टू। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट या वर्स्ट ट्रेजेडी मानी गई है। 1984 में ये ट्रेजेडी हुई जब एक गैस लीक हो गई भोपाल एरिया में, और वहां पे बहुत सारे लोगों को लाइफ की डिस्ट्रक्शन हो गई उस एरिया में। तो इसका क्वेश्चन आज तक आता है, इट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर अपने समय का। तो वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। बहुत सारे लोग जो हैं उससे इफेक्टेड हुए एकदम से। नेक्स्ट देखेंगे, एबायोटिक एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड। एबायोटिक वो है जिसमें लाइफ नहीं होगी, बायोटिक वो है जिसमें लाइफ होती है। तो एबायोटिक डज नॉट इंक्लूड, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। ये पूछ रहे हैं कि किसमें लाइफ है यहाँ पे, तो प्लांट्स के अंदर लाइफ है, बाकी सब में लाइफ नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद। क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में। क्योटो प्रोटोकॉल मेजरली ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए उसके ऊपर रहता है, और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस दी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका पहला इसमें ऑप्शन बनता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कम कंसंट्रेशन रिडक्शन करें ताकि ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि ओवरऑल टेम्परेचर जो है अर्थ के बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल का मेजर जो है एजेंडा है कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कम से कम हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस में से आती है। क्योटो एक्चुअल में जापानीज सिटी को कहा जाता है। क्योटो का मतलब आ जाए तो क्योटो इज अ सिटी, नेम ऑफ जापानीज सिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। उसी प्रकार से मॉन्ट्रियल का क्या अर्थ है फिर। मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर वर्क करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है कि ओजोन जिस चीज से डिप्लीट हो रही है वो सब्सटेंसेस को कम रिलीज किया जाए। ओजोन जैसे आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाने वाली एक लेयर है जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ओजोन लेयर एक्चुअली में कहाँ पाई जाती है। इट इज ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। जो सेकंड लेयर है अगर अर्थ से बात करें, पहली लेयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं दैट इज ट्रोपोस्फेयर, और सेकंड लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर कई बार डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज कुछ ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसीज। इसके अलावा फ्रियॉन्स ऐसी गैसेस हैं जिससे रिलीज होती हैं और वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेजर एजेंडा है कि उन्होंने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम रिलीज करवाना है। मेजरली ये रेफ्रिजरेटर्स या फिर एसीज या फिर इस प्रकार की चीजों से रिलीज होती थी गैसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। If the temperature of human body is 100 degrees Fahrenheit, then approximate equivalent of the temperature in Celsius would be। तो हमें पता ही है जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री आसपास होता है। तो 37 डिग्री की जो आसपास है वो थर्मामीटर में अगर आप चेक करेंगे, फ़ारेनहीट वाला थर्मामीटर, तो उसमें 98.6 फ़ारेनहीट के आसपास रहता है। अगर वो कह रहे हैं कि फ़ारेनहीट में 100 फ़ारेनहीट हो रहा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे आएगा 100 फ़ारेनहीट 38 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन बराबर रहेगा। ठीक है जी। Which of the following types of waves are used in night vision equipments? तो नाइट विजन इक्विपमेंट्स के अंदर इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है। ये मैं अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में करवाती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका एक ओवरव्यू मैं आपको आज दे सकती हूँ, लेकिन इसका डिटेल्ड वर्जन हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज इस साइड पे, उस साइड पे विजिबल के इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एज वेल रेडियो वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको जरूर आना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन आप जरूर याद रखें। प्लस आपको ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी किस साइड इंक्रीज है किस साइड डिक्रीज है।
कई बार आपको कलर्स के ऊपर भी आ जाता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो ये आपको एक वर्जन जरूर आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी, आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। God particles. Next question. God particles are related with physics and are based on the theory of God particles are actually Higgs boson particles also. तो Higgs boson यहाँ पे आंसर आएगा आपका। Next question. The distance between the stars and the galaxies is measured in, बहुत बार क्वेश्चन आता है डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे आपका आंसर है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है, लाइट ईयर्स। यहाँ पे आपका आंसर है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है लाइट ईयर्स एक्चुअल में किसकी यूनिट है, एक्चुअल में वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। Which gas, next question, which gas protects the earth from the sun's ultraviolet radiations? तो which gas अभी हमने डिस्कस करे ही है, इसका आंसर है ओजोन। ओजोन प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द यूवी लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक टू टाइप्स ऑफ प्रेशर्स रहते हैं हार्ट जो जनरेट करता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है वो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को वैसे हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन गिवन ऑप्शंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी आया है। दो प्रकार की आपकी लिमिट्स होती हैं, अगर आपको पता होगा बीपी की, एक होती है नॉर्मल बीपी की 120 एंड 80 होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिस्टोलिक एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सिस्टोलिक एक्चुअल में 120 को रिप्रेजेंट करता है एंड डायस्टोलिक जो है वो 80 को रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ पे जो आंसर है हाई ब्लड प्रेशर एक डिफरेंट चीज होती है। अगर 120 80 से जो है अबव चले जाए चीज तो फिर उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन बेस्ट सूटेड आंसर यहाँ पे हाई बीपी है। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं हाई बीपी का मतलब है वो कहना चाहते हैं हायर रेंज जो है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, तो वो करेक्ट उस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक इज 120 जो हायर वाला रहता है, 120 वाला दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो लोअर वर्जन रहती है 80 वाली दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 120-80 ब्लड प्रेशर का रहता है। अगर उससे ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाए वो हाइपरटेंशन कहते हैं, और उससे कम हो जाए तो हाइपोटेंशन कहते हैं। मोस्ट कॉमनली, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, क्लोरीन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट के अंदर आता है। क्लोरीन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, शॉर्ट साइटेडनेस ऐसी एक प्रॉब्लम है, डिफेक्ट होता है आई का जिसको मायोपिया भी कहते हैं दूसरी भाषा में, और ये आपकी ट्रीट किया जाता है विद द कनकेव लेंस, विद द कनकेव लेंस। इसी के विपरीत, इसी के ऑपोजिट एक बीमारी होती है, डिफेक्ट होता है जिसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, और उसको ट्रीट किया जाता है विद द ऑपोजिट लेंस दैट इज कन्वेक्स लेंस। तो शॉर्ट साइटेडनेस कनकेव लेंस के साथ, लॉन्ग साइटेडनेस कन्वेक्स लेंस के साथ। तो ये आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये और भी डिफेक्ट्स आपको क्वेश्चन में आते हैं, तो आपने ध्यान रखना आई के डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। मायोपिया जो है जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, आपका ये भी क्वेश्चन आता है इसमें कि शॉर्ट साइटेडनेस इसे कहते हैं, इसमें दिखता कहाँ का है। तो शॉर्ट साइटेडनेस ऐसे याद रखें, शॉर्ट साइटेडनेस, साइट का मतलब होता है दिखना, शॉर्ट का दिखता है यहाँ पे। मायोपिया में शॉर्ट का यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। लॉन्ग साइटेडनेस तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मायोपिया देखें वर्ड जो है छोटा है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है। तो मायोपिया जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट वर्ड, तो ऐसे ही याद रखें शॉर्ट साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो मायोपिया अभी हमने डिस्कस किया कनकेव लेंस के साथ ट्रीट किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस के साथ ट्रीट किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म भी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर जो है वो इरेगुलर क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से सिलेंड्रिकल लेंस से उसको हम ट्रीट करते हैं। कैटरैक्ट एक बहुत ही फेमस बीमारी है जिसको मोतिया की बीमारी कहा जाता है। इसमें लेंस जो होता है आई का वो ऑपेक हो जाता है, प्रोटीन वहां पे मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही फेमस आपकी जो है एक आई की प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है। ग्लूकोमा, ज़ीरोफ्थैल्मिया, रेस बायोपिया, ये भी आपको याद करनी है। इसमें से रेस बायोपिया जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी एज साइटेडनेस भी कहलाती है। एक एज ज्यादा होने की वजह से भी जो आई की मसल्स हैं वीकर हो जाती हैं, इसलिए रेस बायोपिया जो है वो डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया का जिक्र जो है हमने स्टार्टिंग में भी किया है, ये एक विटामिन डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ीरोफ्थैल्मिया भी हो सकता है,
नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये कुछ आई के डिफेक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम द वॉल्केनोज, तो वॉल्केनो से सबसे अबंडेंट गैस जो है कौन सी रिलीज होती है? तो इसमें वाटर वेपर्स आपका आंसर रहेगा। वाटर वेपर सबसे अबंडेंट है, सबसे ज्यादा जो चीज रिलीज होती है वाटर वेपर्स है। Which of the following disease is caused by the virus? ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक डिटेल चीज याद रखनी है कि बैक्टीरियल बीमारियां कौन सी हैं, वायरल बीमारियां कौन सी हैं, फंगल बीमारियां कौन सी हैं, प्रोटोजोन से कॉज करी बीमारियां कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से बहुत बार आते हैं। तो यहाँ पे देखें जरा, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी, इट इज अ बैक्टीरिया। मलेरिया जो है वो एक जो है प्रोटोजोन से होता है, वो तो वायरल भी नहीं है, बैक्टीरियल भी बीमारी नहीं है। और टाइफाइड जो है यहाँ पे साल्मोनेला टाइफाई से होता है, वो भी एक बैक्टीरिया है। तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है वायरल डिजीज है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, और ध्यान रखें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहली बार किसने डिस्कवर की, उसका भी क्वेश्चन आता है। इन्वेंट या डिस्कवर आप समझ लें, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर करके थे जिन्होंने सबसे पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया। नेक्स्ट देखते हैं, फिश रिस्पायर थ्रू, तो ये सब जानते हैं, फिश रिस्पायर थ्रू गिल्स, और ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन है दैट इज लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, one should not sleep in the closed room where a charcoal fire is burning because charcoal fire जहां पे बर्न हो रही हो, क्लोज्ड रूम में आपको नहीं सोना है। ये क्यों कहा जाता है, इसमें ऑप्शंस देख लें। चारकोल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, चारकोल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इंजूरियस टू हेल्थ, चारकोल इंक्रीजेस टेम्परेचर इन द रूम। नाउ इसमें आपका आंसर रहेगा चारकोल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेस्ट सूटेड आंसर है। बेसिकली यहाँ पे एनारोबिक कंबशन हो रही है, जिसका मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंबशन होने की वजह से एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ना बनके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरी करने की खत्म हो जाती है, इसलिए वो एक पॉइजनस गैस मानी जाती है जो सफोकेशन की वजह से एक पर्सन को डेथ तक कॉज कर सकती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसमें बेसिकली आंसर है। ये फर्स्ट जो है वो बेस्ट सूटेड आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन, फूड जो है नॉर्मली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड जो है डाइजेस्ट होता है। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन एक्सेप्शन के ऊपर भी आता है कि आपका प्रोटीन जो है वो कहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, ये एक्सेप्शन है, वो स्टमक से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है एक्चुअल में डाइजेशन होती कहां से स्टार्ट, तो माउथ से भी स्टार्ट हो जाती है। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, स्टार्ट माउथ से ही होती है। स्लाइवरी अमाइलेज करके एक एंजाइम है जो स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट, मेजर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर एज वाटर वेपर्स इनटू द एयर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट का वाटर लूज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर, सब जानते हैं इसके बारे में कि सी वाटर जो है दैट इज सॉल्टियर, रेन वाटर इज नॉट सॉल्टियर दैट मच। तो इसमें आंसर है फर्स्ट देखें, द एयर अराउंड सी इज सॉल्टी, सी बेड्स हैव सॉल्ट डिपॉजिट्स, रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड पोर इट इनटू सी। तो यही इसका आंसर है कि रिवर से वो सॉल्ट्स जो है वॉश अप होके सी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, द कलर ऑफ द ओशन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। एक्चुअल में ये प्रोसेस है कौन सा, स्कैटरिंग का प्रोसेस। स्कैटरिंग की दो एप्लीकेशंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो आपको स्काई का कलर ब्लू दिखता है दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है, रहता है डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल रहते हैं इन द एटमॉस्फेयर, उससे स्कैटर होके लाइट जो है इधर उधर डिफ्रेक्ट करती है और उसकी वजह से कलरिंग आ रही है। स्काई का कलर जो है ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। जो सन आपको रेड अपीयर होता है एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, दैट इज आल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग। ये दो इफेक्ट स्कैटरिंग के रहते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। इस प्रकार से ये स्कैटरिंग का इफेक्ट दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। तो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट हम अपने लेक्चर्स में करते ही हैं, इट इज AB। और स्पेसिफिकली बात करें तो AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, उनको कोई भी और ब्लड ग्रुप जो है डोनेट करेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए AB। और अगर यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल डोनर भी हमें पता होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O ग्रुप होता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर माना गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, द सन अपीयर्स रेड
एट सनराइज एंड सनसेट। अगेन वही क्वेश्चन है, वेरी इजी एंड वेरी कॉमन इन द गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट आंसर आना चाहिए। स्कैटरिंग की वजह से सन जो है वो सनराइज एंड सनसेट के समय पे आपको रेडिश दिखेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, द रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द, रेड ब्लड सेल्स जो हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन डिफरेंट बोन मैरोस में। रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो येलो बोन मैरो में बनते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कौन सा कहलाता है? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन कहलाता है, वहां जाके खत्म हो जाते हैं आरबीसी और बनते कहां से हैं? बोन मैरो से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन B2? तो बी, आपने ये सारे ही विटामिन के केमिकल नेम जरूर याद रखने हैं। यहाँ पे आपका आंसर है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज द B2। B1 की बात करते तो इट इज थाइमिन। तो ये आपको नाम जरूर आने चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगेन इट इज एन इजी क्वेश्चन बिकॉज बहुत बार ये आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे, ऑफ द फॉलोइंग गैसेस which is most रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तभी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल में रिलीज जो है, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या इस प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कम करने की कोशिश करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड की जो है वो क्या रहती है? पीएच वैल्यू रहती है अ लिटिल एट द एल्कलाइन साइड या फिर बेसिक साइड। 7 हमारा न्यूट्रल पीएच होता है, 7 से थोड़ा सा हायर रहता है हमारा ब्लड का पीएच, तो 7.4 इज द आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मिनरल्स विच स्केल इज यूज्ड? अब ये एक ट्रिक क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, बिकॉज हो सकता है आपको ना पता हो हार्डनेस ऑफ मिनरल्स कैसे कैलकुलेट होती है, लेकिन आप बाकी चीजें देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। केल्विन जो है, केल्विन अगर आप जानते हो, केल्विन तो जो है टेम्परेचर की यूनिट होती है, यहाँ पे केल्विन नहीं आना चाहिए। रिक्टर स्केल और मरकॉली जो है अर्थक्वेक से रिलेटेड टर्म्स हैं, यहाँ पे आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो बच गया आपको उसी को मार्क करना है, दैट इज MOHS। ये यूनिट है फॉर मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट देखिए, which disease named after a Japanese city where it was first observed is caused by a severe mercury poisoning? तो कुछ हैवी मेटल डिजीजेस भी होती हैं, जैसे मरकरी से हो जाती हैं, कई बार कैडमियम से इस प्रकार की डिजीजेस हो जाती हैं, और भी ऐसे हैवी मेटल से कुछ डिजीजेस कॉज होती हैं। मरकरी वाली जो है ये बहुत बार एग्जाम में आती है, इट इज मिनामाटा। मिनामाटा जो है वो मरकरी से कॉज होने वाली डिजीज है। इसी प्रकार से और डिजीजेस भी आती हैं, जैसे मैं आपकी बात अभी कर ही रही थी, कैडमियम पॉइजनिंग भी हो जाती है, इसको कहते हैं इटाई। मरकरी पॉइजनिंग को कहा जाता है मिनामाटा। अगर एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो डिजीजेस हो जाती है ब्रेन की, जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसन, इस प्रकार की ब्रेन की डिजीजेस एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती हैं। आर्सेनिक की पॉइजनिंग की वजह से ब्लैक फुट डिजीजेस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और कॉपर की टॉक्सिसिटी की वजह से विल्सन डिजीज हो सकती है। ये कुछ डिजीजेस हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, कुछ हैवी मेटल्स की एक्सेस से ये डिजीजेस कॉज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which mineral is used to make the plaster of Paris? very very important, plaster of Paris का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो very similar to gypsum। जिप्सम से ही जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का अंतर है, तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए जिप्सम। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें जरा, जिप्सम ये है और ये आपका जिप्सम है, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट अगेन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का अंतर होता है जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस में। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखाए हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार आता है, कैल्शियम ओ क्लोराइड वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनके फॉर्मूला भी बहुत ही सिमिलर हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में बहुत बार दिखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, वाटर मॉलिक्यूल्स का अंतर। बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला काफी सिमिलर है, और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला एज सच बहुत बार आता है, कैल्शियम ओ क्लोराइड है इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डिसफंक्शनिंग ऑफ, डायबिटीज जो है वो किसकी डिसफंक्शनिंग से होती है? तो डायबिटीज
को प्रिवेंट करने के लिए एक हार्मोन आपकी बॉडी में रहता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स उसको सिक्रीट करते हैं। तो पैंक्रियाज यहाँ पे आपका आंसर बनता है। पैंक्रियाज की अगर डिसफंक्शनिंग हो जाए तो डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि पैंक्रियाज के ही बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन अगर सिक्रीट नहीं होगी तो ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका आंसर है पैंक्रियाज, विच इज प्रिंसिपल ओर ऑफ मरकरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ओर क्या होता है जिससे आपका कोई मेटल या कोई चीज एक्सट्रैक्ट की जा सके, तो प्रिंसिपल ओर ऑफ मरकरी इज सिनाबर। वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ओर्स भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे दे आर इंपॉर्टेंट। गैलेना जो है वो लेड का ओर है, इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम का ओर है, और हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है। तो ये बहुत बाकी जो ओर्स हैं वो भी बहुत ही कॉमन और फेमस ओर्स हैं। एलिमिनेशन से भी ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। गैलेना लेड का ओर है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट आयरन की ओर है, सिनाबर मरकरी का ओर है, कैलामाइन जिंक का ओर है, पिच ब्लेंड या फिर कार्नोलाइट से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और रॉक सॉल्ट से सोडियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट ओर्स मैंने सेपरेटली आपके लिए जॉट डाउन किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ओर्स यही हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आते हैं। नेक्स्ट, विच विटामिन कीप्स द आईज हेल्दी। तो आईज के रिलेटेड एक ही विटामिन है, बार बार इसका क्वेश्चन आता है, विटामिन ए है उसके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट। Which of the following lenses is used to rectify far-sightedness in the human eye? तो नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसका ऑपोजिट यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज कन्वेक्स लेंस। हमने अभी इसका डिस्कस किया इन द प्रीवियस स्लाइड्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑलरेडी नेम्ड बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, इट इज 206। 206 जो है वो नंबर ऑफ बोन्स हैं जो नेम्ड बोन्स हैं इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, तो यहाँ पे 206 है। बोन्स के बारे में कुछ और डिटेल्स भी कई बार एग्जाम्स में आती हैं, जैसे 206 तो बोन्स के बारे में पता ही है आपको। इसके अलावा बेबीज जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, उसके अंदर 100 बोन्स तकरीबन ज्यादा होती हैं, 100 बोन्स के आसपास जो है मोर होती हैं, धीरे धीरे वो जो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। लॉन्गेस्ट बोन आपको क्वेश्चन आता है बहुत बार, फीमर होती है लॉन्गेस्ट बोन, जिसको थाई बोन भी कह देते हैं। स्मॉलेस्ट बोन का भी क्वेश्चन आता है, दैट इज ईयर के अंदर होती है, स्टेपीज नाम की वो बोन होती है, ईयर बोन भी कई बार कह दिया जाता है। हायोइड बोन जो होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हायोइड बोन ऐसी बोन है, थ्रोट के अंदर ये बोन होती है, इट इज द ओनली बोन दैट डज नॉट कनेक्ट टू अ जॉइंट, कोई भी जॉइंट से वो कनेक्ट नहीं होती, हायोइड बोन है वो, और सिर्फ एक ही बोन ऐसी होती है पूरी ह्यूमन बॉडी में। ये कुछ डिटेल्स थी रिगार्डिंग बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। तो पानी से कम थिकर कौन सा है। थिकर, डेंसिटी का मतलब होता है कम थिकनेस उसकी कम है। हनी की थिकनेस आप समझते हैं ज्यादा है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए आपका। पेट्रोल, ये आंसर आपका राइट बनता है। मिल्क की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, मोलासिस की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, पेट्रोल इज करेक्ट इन दिस सेंस। पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है, वो वाटर से लेस डेंसर होता है, तभी आपको पता है कि वो वॉलेटाइल भी बहुत है, वो बहुत जल्दी जो है वो एवेपोरेट भी हो जाता है पेट्रोल। नेक्स्ट देखेंगे, वॉकिंग ऑन आइस इज मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग ऑन द कॉन्क्रीट बिकॉज। अब इससे आपको एक और फिनोमिनन भी पता लगता है जो मैंने अपने फिजिक्स में भी डिस्कस करवाती हूँ। जो चलना है, वॉकिंग, वो मेजरली एक फिजिक्स का फिनोमिनन है जो उसको सपोर्ट करता है, वो फ्रिक्शन का फिनोमिनन है। फ्रिक्शन की मदद से हम चलते हैं, तभी आपके जो टायर्स होते हैं उनमें भी थ्रेडिंग जब खत्म होने लगती है तो आपका टायर जो है वो स्किड करने स्टार्ट कर जाएंगे, अगर टू व्हीलर की हम बात करें। तो यहाँ पे है आपका आंसर, प्रोवाइड्स लेस फ्रिक्शन, प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए जो प्रोवाइड्स लेस फ्रिक्शन। आइस जो है वो लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी एज कंपेयर टू कंक्रीट, इसलिए वहां पे चलना मुश्किल है। प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following substances is added to produce the specific smell of liquefied petroleum gas? तो एलपीजी जो आप घर में सिलेंडर्स के अंदर एक एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है, उसकी वो स्पेसिफिक स्मेल होती नहीं है जो आपको लगता है जब लीक होने पे वो आपको स्मेल आती है, वो ऐड करी जाती है स्पेसिफिकली सो दैट कोई डिजास्टर ना हो जाए, अगर वरना आपको वो लीकेज का अंदाजा ही नहीं रहेगा। और वो कौन सा केमिकल होता है, वो इथाइल मरकैप्टन होता है, जो स्पेसिफिकली ऐड करा जाता है उस ओडर को प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज एलपीजी का ना ही कोई कलर होता है ना ही उसकी कोई खुद की ओडर होती है, तो आपको अंदाजा नहीं रहेगा कि वो कैसे लीक हो गई, इसलिए एक स्पेसिफिक ओडर उसमें ऐड किया जाता है, दैट इज इथाइल मरकैप्टन। और ये ऑर्डर ऐड करके वो एक प्रकार की सेफ्टी मेजर है
ताकि लीकेज उसकी डिटेक्ट हो पाए। नेक्स्ट देखिए, which of the following units is used to measure sound levels। अब यहाँ पे साउंड लेवल्स कहा है, तो साउंड इंटेंसिटी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करके डेसिबल्स में आंसर करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो डेसिबल्स में काउंट की जा सकती है। हाँ, अगर आ जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो वो हर्ट्स के अंदर नापी जाती है। ठीक है जी, तो दोनों आपके आंसर हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी की बात हो रही है, साउंड लेवल्स की बात हो रही है, तो हमने डेसिबल में आंसर दिया है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे मैच द कॉलम्स करने हैं कि एयरबॉर्न डिजीज कौन सी है, वाटरबॉर्न कौन सी है, कॉन्टैक्ट से कौन सी हो सकती है, वूंड से कौन सी हो सकती है। तो कई आपको नहीं भी अंदाजा होगा कईयों का, तो आप पहले वो देख लें जो आपको पक्का पक्का पता है। टेटनस का आपको अंदाजा रहेगा। टेटनस का इंजेक्शन छोटे बच्चों से लगना स्टार्ट हो जाता है जब भी उनको कोई चोट या कोई उनका स्किन पे कट लगता है, तो वूंड से वो आप मेजर कर सकते हैं कि आपका 4 का तो डेफिनेटली ए ही होना चाहिए, 4 का तो डेफिनेटली ए ही होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया सीधा। ठीक है जी, इसके अलावा एयरबॉर्न में अगर आपको पता हो ट्यूबरक्लोसिस, अगर टीबी किसी को पता हो तो एयरबॉर्न में ट्यूबरक्लोसिस का आंसर आपका बनता है। तो इसका मतलब है आपका 1 का जो है वो बी बनता है, तो यहाँ पे आपका 1 का बी बन जाएगा। वाटरबॉर्न जो है कॉलरा वाटरबॉर्न होती है, 2 का सी बन जाएगा, 4 का ए हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, और जो बच गया वो आपका ऑप्शन है 3 का डी, यानी कॉन्टैक्ट से साइफिलिस आपकी बीमारी जो है वो फैलती है। तो इसका मतलब है आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीबी कैसे फैलता है, कॉलरा कैसे फैलता है। इस प्रकार से भी आपको चीजों को याद करना है। टेटनस का आपको मुझे लगता है अंदाजा ऑलरेडी होगा, वो किसी ना किसी चोट से, वूंड से वो जो चीज है वो होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में एक विटामिन हेल्प करता है, दैट इज विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग, तभी विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हेमरेजेस होने के चांसेस होते हैं। तो हेमरेज नाम की चीज जो है वो होती है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो। अगेन कि विटामिन प्लस इनकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर्स बहुत बार पंजाब के एग्जाम्स में आए हैं, आपको जरूर देखना है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, आपको ये पार्ट जरूर रिवाइज करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने जो डिस्कस करे साइंस के पर्टेनिंग, वो आज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। इसका नेक्स्ट वर्जन भी हम जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड हमारे से डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई और आपको गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू।